देखना, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो, एक हेमिस्फीयर है इस तरीके का, और इस हेमिस्फीयर पे कोई चेन इस तरीके से प्लेस किया हुआ है, ठीक है। ये चेन समझ लो कुछ ऐसे अपन ने प्लेस किया हुआ है। मास है m और लेंथ है l के बराबर। मास m और लेंथ l के बराबर। इसे तुम्हें रेफरेंस पोजीशन मानने को बोला गया, और रेफरेंस कितना मानोगे? 0। तुमसे पूछा गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन। करो ट्राई, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर मैं सॉल्व करूंगा। एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। एम मास लेंथ एल का एक चेन गिवन है, जो कि एक स्फीयर पे इस तरीके से प्लेस किया हुआ है। तो तुमसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन पूछ लिया गया है। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले तो एक एलिमेंट मानना होगा, है ना। देखो, अब इस टाइप का इंटीग्रेशन अभी से ना याद कर लो, ठीक है, कैसे करते हैं, क्योंकि अब इंटीग्रेशन हर चैप्टर में रिपीट होगा। आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे ना, सभी चैप्टर्स में इंटीग्रेशन रिपीट होएगा। तो अभी इसे अच्छे से समझ लो। दो टाइप का इंटीग्रेशन होगा, एक तो लेंथ वाला जो अपन ने पहले किया था, कल किया था, लास्ट क्लास में किया था, और एक इस टाइप का इंटीग्रेशन। समझो, अब मुझे इसमें डीएम लिखना है। डीएम मैं लिखना चाहता हूँ, कैसे लिखूंगा? देखो ध्यान से। मैं ऐसा कहता हूँ कि π/2 एंगल में m मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक में कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? तो m/π/2। सही है। अब इस एंगल को यदि मैं डी थीटा मानता हूँ, तो डी थीटा में कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो 2m/π इंटू डी थीटा। तो मुझे dm पता लग गया, 2m/π इंटू डी थीटा के बराबर है। सही है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, अब यदि मैं तुमसे कहूँ कि मुझे पोटेंशियल एनर्जी बताओ, रेफरेंस 0 है, तो मैं डायरेक्ट यू लिख सकता हूँ, तो क्या लिखोगे? dm/g, और ये हाइट यदि मैं y मानता हूँ, सपोज करो, तो dm/g y लिखेंगे अपन, सिंपल है ना। और ये dm लिखा है, इसलिए यहाँ पे du भी होगा, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी जो है स्मॉल ही है, ठीक है। ध्यान से देखना, यदि मैं तुमसे कहूं कि ये डिस्टेंस बताओ, तो ये रेडियस r के बराबर होगा, और यदि मैं y लिखना चाहता हूं, तो क्या मैं y लिख सकता हूँ? r sin थीटा। देख के बताओ जल्दी से। तुम सिंपली इस ट्रायंगल को देख सकते हो, ये ट्रायंगल इस तरीके से है, ये थीटा है, ये r है, और ये y है। तो y क्या होगा? r sin थीटा, सिंपल है ना। तो r sin थीटा अपन ने y की जगह सिंपली प्लेस कर दिया। तो du इक्वल्स टू dm की जगह अपन प्रॉपर टर्म वाइज लिखे तो 2m/π, और d थीटा तो एज इट इज रहेगा, और g और y की जगह क्या आएगा? r sin थीटा। तो मैं यहाँ देखना होगा कि थीटा यहाँ पे वेरिएबल है, थीटा इस बार कांस्टेंट नहीं है।
करते हैं इंटीग्रेशन। तो देखो इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट है उसे अपन बाहर निकालेंगे, तो 2mgr ये सब कांस्टेंट है अपॉन पाई कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। देखो ध्यान से, सब कुछ कांस्टेंट बाहर निकाल लिया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो 0 से π/2। लिमिट कैसे देखते हैं ये देख लो अच्छे से। जब इस एलिमेंट को हमें वेरिएबल करना है, तो ये एलिमेंट सबसे लोएस्ट तुम यहाँ मान सकते हो और सबसे हाईएस्ट यहाँ मान सकते हो। जब ये एलिमेंट नीचे वाले पोजीशन पे है उस टाइम पे थीटा 0 के बराबर है, और जब ये एलिमेंट सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है तो थीटा 90 के बराबर है। देख रहा है तुम्हें? तो इसके बेसिस पे अपन यहाँ पे लिमिट रख रहे हैं 0 से 90, इसमें डाउट नहीं होगा। अच्छा, तो u बराबर 2mgr अपॉन पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस थीटा। सही है ना? कॉस थीटा या माइनस कॉस थीटा, जल्दी बोलो। कॉस थीटा या माइनस कॉस थीटा? माइनस कॉस। तो यहाँ पे सिंपली जब रखोगे तो cos 90 0 cos 0 1 और अरे यार, क्या तुम्हें समझ में आ गया था? खुद से सॉल्व करोगे? नोट करो, मतलब खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, तब तक मैं भी करता हूँ। पता नहीं क्या हो जाता है। ऐसा एक अरेंजमेंट गिवन था, हेमिस्फीयर था और इसके ऊपर एक चेन इस तरीके से, ठीक है। मैंने सिंपली ये बताया था, एक बार फिर से देख लो इन केस किसी को ना समझ में आया हो तो। ये एंगल थीटा है और इधर एक एलिमेंट थीटा गिवन है। इसके एलिमेंट के मास को अपन ने डीएम बोला था, एंड कैसे लिखा था, तो π/2 एंगल में, π/2 एंगल में एम मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक में कितना होगा 2m/π, डी थीटा में कितना होगा तो 2m/π इंटू डी थीटा। तो अपने पास dm आ जाता है 2m/π इंटू डी थीटा। ये सिंपल अपने पास dm है, ठीक है। अच्छा, अब ये डिस्टेंस यदि मैं y मानता हूँ तो y को लिख सकता हूँ r साइन थीटा। ये कैसे लिखा था ये भी जस्ट तुम्हें समझाया, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखता हूँ du इक्वल टू क्या लिखेंगे, dm g y। अब इसी का इंटीग्रेशन करना है, तो u बराबर 2m/π इंटू डी थीटा इंटू जी इंटू वाई। सही है। देखना, अब यहाँ से सिंपल अपन रिप्लेस कर देंगे, dm को तो रिप्लेस कर दिया, y रिप्लेस कर देते हैं, तो y यहीं पे रिप्लेस कर देता हूँ। तो y को रिप्लेस करेंगे तो r साइन थीटा बनेगा, इसी को इंटीग्रेशन करेंगे तो डायरेक्ट लिखूंगा um इक्वल टू 2m/π इंटू r, और इसी को लिखने सिखाया था mg इंटू 2r/π। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास। COM का मतलब सेंटर ऑफ मास है, तो इसको अपन इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि mg इंटू वाई कॉम। तो ये पोटेंशियल एनर्जी को पता लग जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखोगे, 0 से π/2 तक। मैंने ये डायरेक्ट स्टेप लिख दिया हुआ है, तुम्हें कि एक आध स्टेप ज्यादा भी लिख सकते हो खुद से।
नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। हेलो, नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। ओके, देखना कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, आसान आसान सा, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, एक सिंपल स्फीयर है अपने पास, सॉलिड स्फीयर है ऐसा, इसको किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ने प्लेस कर रखा है ऐसे। ये रेफरेंस सपोज कर लो, जीरो रेफरेंस का पोजीशन अपन ने माना हुआ है, मास है m और रेडियस है r। इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे बताओ, जल्दी से बताओ। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सॉलिड स्फीयर। क्या आएगा बताओ। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी अपन क्या लिखेंगे। मैसेज करो। देखो, बहुत आसान है, तुम्हें पता होगा कि स्फीयर है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इसके सेंटर पे। बिल्कुल सही इंजीनियर, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही आंसर दिया उसने। देखो सेंटर पे होगा इसका सेंटर ऑफ मास, तो सिंपल समझो, ये जो वर्टिकल हाइट है ये तो सिंपल आर के बराबर है ना, तो मैं डायरेक्ट लिखूं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू एम जी आर, है ना, कुछ सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। नोट करना। ये पॉइंट जरूर लिखते जाना, रेफरेंस इक्वल्स टू जीरो ऐसा दिया गया है, ठीक है। नोट कर लियो तो एक बार डन का मैसेज करो। सर हम्म। सर एक सेकंड, इसके पीछे की स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ हाँ देख लो, ये पहली स्लाइड यही है। एक यूनिफॉर्म मास के अपन ने चेन को हेमिस्फीयर सरफेस पे रखा था, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी सॉल्व करा। चलो अब कुछ पॉइंट्स अपन लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के रिगार्डिंग। लिखो फर्स्ट पॉइंट लिखना, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड, potential energy can be defined only for conservative forces.
potential energy can be defined only for conservative forces. Next point, potential energy can be positive, negative. Potential energy can be positive or negative depending upon choice of frame of reference. दूसरा point, potential energy can be positive or negative depending upon choice of frame of reference. Next point, potential energy depends on frame of reference. Potential energy depends on frame of reference, but change in potential energy is independent of reference frame. पोटेंशियल एनर्जी को पीई से लिखो ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, है ना। Potential energy depends on frame of reference, but change in potential energy is independent of reference frame. Next point, potential energy is a function of position and does not depends on the path. Potential energy is the function of position. Potential energy is the function of position and does not depends on the path. Does not depends on the path. नोट कर लिए क्या सभी? यस सर। तो ये सभी पॉइंट्स तुम्हें समझ में भी आ गया होगा एंड ये अपने को ध्यान में भी रखना है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम पे। देखना नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम क्या है। अब हेडिंग लिखो, लोडिंग ऑफ स्प्रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है। लोडिंग ऑफ स्प्रिंग। अब स्प्रिंग तो में हर चैप्टर में आएगा, सभी चैप्टर्स में आती है और यहीं पे क्वेश्चन भी थोड़ा डिफिकल्ट बनता है। देखो लोडिंग ऑफ स्प्रिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है ग्रेजुअल लोडिंग और एक होता है सडन लोडिंग। ठीक है, तो एक अपन ग्रेजुअल लोडिंग की बात करेंगे और दूसरा अपन सडन लोडिंग की बात करेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग लिख लो, केस फर्स्ट ग्रेजुअल लोडिंग। सबसे पहला हेडिंग लिख लो, ग्रेजुअल लोडिंग। देखना ग्रेजुअल लोडिंग का क्या मतलब होगा, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे सपोज करो कि अपने पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये अपने पास स्प्रिंग है एंड इधर एक ब्लॉक है, ठीक है, एम मास का
के स्प्रिंग कांस्टेंट है। अभी मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने हाथ के सहारे इसे मैंने यहाँ पे रोक के रखा हुआ है, मतलब अभी स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है। मैंने ज्यादा कुछ नहीं करा, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे, और मैंने ब्लॉक को होल्ड करके रखा हुआ है अपने हाथ के सहारे, ऐसा समझता है। मैं क्या करता हूँ कि इस हाथ को बहुत धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाता हूँ, बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लोली, मतलब ऐसे समझ लो कि इसमें एक्सेलरेशन कितना है, 0 के बराबर। जब भी क्वेश्चन में स्लोली लिखा हो ना, इसका मतलब भी समझना कि उसमें एक्सेलरेशन क्या है, 0, और वेलोसिटी भी 0 के बराबर है। अब मैं इस हाथ को बहुत धीरे धीरे नीचे ले जाता हूँ और मैं फाइनली देखता हूँ कि एक ऐसा पर्टिकुलर पोजीशन आता है जिसके बाद यदि मैं हाथ को नीचे भी ले जाता हूँ ना, तो ब्लॉक मेरा कांटेक्ट छोड़ देता है, मतलब ब्लॉक और हाथ का कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है, कहने का मतलब। तो उस टाइम पे जो स्प्रिंग में इलोंगेशन है, उस इलोंगेशन को सपोज मैं एक्स कहता हूँ। सोचो, ये जो सिचुएशन है एक्स में कह रहा हूँ, और मैंने एक बार, मतलब मैं दूसरे केस की बात कर रहा हूँ, दूसरे केस की, और मैंने हाथ को एकदम से एक ही झटके में हटा दिया। समझना ध्यान से, पहला केस मैंने हाथ को सपोर्ट दिया और धीरे धीरे, बहुत धीरे 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 नीचे ले गए, और दूसरे केस में मैंने हाथ को अचानक से हटा लिया, और उस केस में जो इलोंगेशन है वो वाई है। और जब ग्रेजुअल की बात कर रहे हैं एकदम धीरे 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 धीरे, तो उस टाइम पे इलोंगेशन एक्स है। तो क्या x और y बराबर होगा क्या, सोच के बताओ, या x और y बराबर नहीं होगा तो कौन ज्यादा कौन कम होगा? क्या तुम यहाँ पॉइंट समझ रहे हो क्या? y ग्रेटर होगा, बिल्कुल सही। यस सर। हम्म। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ग्रेजुअल लोडिंग और सडन लोडिंग का क्या मतलब है। मैंने हैंड के सहारे बहुत धीरे 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 मैं नीचे ले जा रहा हूँ। एक टाइम ऐसा मैं देख रहा हूँ कि जब मैं हाथ हटा लेता हूँ तो भी ब्लॉक अपने पोजीशन पे स्टेबल रहता है। दूसरे केस में मैंने हाथ को एकदम झटके से हटा लिया तो ब्लॉक एकदम से नीचे गया, है ना। तो जब एकदम से नीचे गया तो उस टाइम का इलोंगेशन वाई है, और एकदम धीरे 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 जो कर रहा हूँ उसका इलोंगेशन एक्स है। तो तुम्हें इतना तो कॉमन सेंस ही अपने को समझ में आता है कि y तो ज्यादा होगा, x क्या होगा, कम। अब हम इंटरेस्टेड है x और y को जानने में, समझ रहे हो। तो सबसे पहले अपन कौन सा केस डिस्कस कर रहे थे, ग्रेजुअल लोडिंग। तो पहले अपन ग्रेजुअल लोडिंग की बात करेंगे, फिर अपन सडन लोडिंग की बात करेंगे, ठीक है। सोचो, अब मुझे पता है कि मैं बहुत स्लोली स्लोली लेके गया हूँ, तो गाना भी याद आ रहा है इससे। चलो, ऊपर केक्स लगेगा और नीचे क्या होगा, mg। तो ऊपर kx और नीचे mg, अपने को पता है कि इक्विलिब्रियम में है, तो मैं सिंपल यहाँ पे फोर्स बैलेंस कर सकता हूँ। तो kx बराबर किसके होगा, mg के। तो x बराबर किसके बराबर, mg बाई k। तो ये अपने पास इलोंगेशन है। ध्यान रखना, ये इलोंगेशन मैक्सिमम इलोंगेशन नहीं है, क्योंकि तुमने अभी जस्ट देखा कि y जो था वो अपना मैक्सिमम इलोंगेशन था। तो ये सिंपल अपन कह सकते हैं कि ग्रेजुअल लोडिंग में स्प्रिंग में जो इलोंगेशन है वो mg बाई k के बराबर है। क्या तुम्हें समझ में आया? नोट करना। और तुम्हें ध्यान हो तो ग्रेजुअल लोडिंग के जो भी अपन ने प्रॉब्लम्स थे वो अपन ने न्यूटन्स लॉ में डिस्कस किए थे, याद करो। न्यूटन्स लॉ में अपन ने सिंपल फोर्स को ही तो बैलेंस किया था। देखना, इसी में एक पार्ट और अपन डिस्कस करेंगे। अब मैं चाहता हूं कि एक्सटर्नल ने कितना वर्क डन किया ये मैं जानना चाहता हूं। तो ध्यान से देखना, अब इसी में मैं नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ। वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल, जो अपन ने हैंड का सपोर्ट दिया था ना, तो हमने कितना वर्क डन किया ये अपन जानना चाहते हैं, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे।
दो फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, एक तो एक्सटर्नल फोर्स जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, वर्क डन एक्सटर्नल, एंड वर्क डन स्प्रिंग फोर्स, और स्लोली स्लोली अपन ने करा हुआ है, तो इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0 के बराबर। सही है ना? तो सिंपल देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल मैं लिखना चाहता हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, तो क्या लिखूंगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। और तुम्हें अच्छे से पता है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, बताओ, हाफ के एक्स स्क्वायर नेगेटिव के साथ, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, और जो अपने पास x है वो अपन x रख देंगे, तो x है कितना, mg बाई के का स्क्वायर। तुम यहाँ से क्लियरली आंसर देख सकते हो, mg स्क्वायर m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन 2k। तो ये क्या आ गया बताओ, ये वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल आया है। इसमें किसी को कोई से स्टेप में डाउट हो तो बताओ। ग्रेजुअल लोडिंग के केस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है कितना, m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन 2x। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक हो गया मेरे से, चलो देखते हैं कौन फाइंड आउट करता है। इसमें मिस्टेक बता सकते हो क्या, क्या है मिस्टेक? माइनस सर। माइनस क्या माइनस? मैंने किया तो सही है यार, अब इसमें माइनस में कैसे अपने से डाल दूं? इसमें मिस्टेक मेरे से हो गया, मैंने एक फोर्स काउंट जी नहीं का किया, mg भी तो है यहाँ पे, यस सर, वही कह रहा मैं समझे? एमजी। सर टेंशन। बिल्कुल सही। देखो टेंशन तो स्प्रिंग में आ गया ना, स्प्रिंग फोर्स, mg यहाँ पे अपन ने काउंट ही नहीं किया। तो देखो ये mg इस तरफ जाएगा, तो इधर पे लिखोगे वर्क डन माइनस के साथ mg। इधर मैं फिर से लिखता हूँ, ध्यान से देखना। तो mg में देखो, mg के लिए वर्क डन कितना होगा, देखो ध्यान से, वर्क डन बाय स्प्रिंग तो प्लस हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, mg के लिए अपन देखें तो देखो, mg भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो mg की वजह से वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कितना होगा, तो mg इंटू mg बाई के, और ये ऑलरेडी एक नेगेटिव था, समझ रहे हो क्या? अब बस इसको सॉल्व कर लो, तो हाफ के एम जी अपॉन के का स्क्वायर माइनस, तो ये प्लस हो गया था, हाँ ठीक है ना, हाँ ये प्लस हो गया था, माइनस माइनस ये प्लस हो गया था, ठीक है। और इधर आ जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के, तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो आंसर बनेगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन 2k, एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन 2k विद माइनस साइन, ये आएगा फाइनल आंसर। एम जी छूट गया था। और दिख भी रहा है माइनस साइन आ गया। ये मिस्टेक अपने को इसलिए पता लगा कि प्लस आया, तो एकदम से अपन ने सोचा कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुआ है, तो अपन ने देखा कि फोर्स एक अपन ने छोड़ दिया था। देखो सिंपल, यदि तुम इस पे सोचो तो अपन ने किधर फोर्स अप्लाई किया, ऊपर की तरफ, नॉर्मल तो अपना फोर्स ऊपर ही है ना, और डिस्प्लेसमेंट किधर, नीचे। तो वर्क डन तो नेगेटिव आया था, ये तो कंफर्म है, लेकिन वर्क डन पॉजिटिव आ रहा था उस केस में, तो मुझे लगा कुछ तुम प्रॉब्लम है, तो मैंने देखा तो mg मिसिंग था। क्या तुम्हें ये ग्रेजुअल लोडिंग अच्छे से समझ में आ गया हो तो यस का मैसेज करो, पहले नोट कर लो उसके बाद। mg बाई क्यों आया, देखो ना डिस्प्लेसमेंट, यहाँ देखो इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है कितना, mg बाई के ही तो है।
इसलिए यहाँ पे mg इंटू एक्स लिखते हैं ना, हाइट, तो ये डिस्प्लेसमेंट तो mg बाई के है, इसलिए मैंने लिख दिया। एक एक स्टेप देखो, किसी को कोई से स्टेप में डाउट है तो पूछो। सभी को समझ में तो आ गया ना? किसी को रिपीट करना हो तो रिपीट का मैसेज टाइप कर दो। देखना, अब अपन इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सडन लोडिंग। तो हेडिंग लिख लो सडन लोडिंग। अब उस वाले केस में अपन डायरेक्ट इसे रिलीज कर देंगे। तो एक डायग्राम से मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पे एक मास स्प्रिंग, ठीक है, इधर अपने पास एक ब्लॉक है और यहाँ पर ने डायरेक्ट इसे रिलीज करा है। तो इसको यदि मैं डायरेक्ट रिलीज का कंडीशन बताऊं, तो स्प्रिंग जितना नेचुरल लेंथ का उतना ही लेंथ का अपन ने स्ट्रिंग कनेक्ट करा और इस स्ट्रिंग को मैं कट कर देता हूँ। तो जैसे ही कट करोगे तो ये ब्लॉक एकदम से नीचे आएगा, सडन का कंडीशन है, समझ रहे होगे तुम। तो इसी का यदि मैं नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरीके का डायग्राम ड्रॉ होगा, ऐसा। अब सोचो, इन दोनों के बीच वर्टिकल हाइट जो भी है, उसी डिस्प्लेसमेंट को अपन कहेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात तो अपन तब करेंगे ना जब ब्लॉक इंस्टेंट रेस्ट में हो, है ना। इंस्टेंट रेस्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पहले, ये जो ब्लॉक है ये तो पहले नीचे जाएगा, कुछ देर रुकेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, इसी तरीके का इसका मोशन होता रहेगा। तो इंस्टेंट रेस्ट में इस वाले पोजीशन पे रह रहा है और इस वाले पोजीशन पे भी इंस्टेंट रेस्ट में रह रहा है। तुम समझो ध्यान से, है ना। और ये जो पोजीशन है ना, जो जहां से अपन ने ब्लॉक को रिलीज करा है, वो पोजीशन बेसिकली ये है। तो देखो, बाद में जब एसएचएम पढ़ोगे ना, तो ये जो पोजीशन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ब्लू कलर से, यही मीन पोजीशन बनता है और ये अपना पॉजिटिव एक्सट्रीम बनता है और ये अपना नेगेटिव एक्सट्रीम बनता है। और फिर इसके लिए अपन टाइम पीरियड वगैरह वगैरह कैलकुलेट करेंगे एसएचएम में, बट अभी सब की बात नहीं। मैं बस सिंपल ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें अब मैक्सिमम इलोंगेशन कितना है, तो y। अच्छा, अब ये मैं जानना चाहता हूँ कि y इलोंगेशन है कितना, मतलब y की वैल्यू है कितनी, ये अपन जानना चाहते हैं। देखो सिंपल है, सिंपल क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे। देखो, तो वर्क डन पे क्या क्या लगेगा बताओ। मैंने अब यहाँ से एकदम से रिलीज कर दिया है, तो एक तो वर्क डन बाई mg होगा और दूसरा है कौन सा, वर्क डन बाई स्प्रिंग। उसके बाद तीसरा फोर्स है नहीं। अब सोचो, मैक्सिमम इलोंगेशन के केस में देखें तो मैक्सिमम इलोंगेशन के केस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो के बराबर, और जब अपन ने रिलीज करा था उस टाइम भी काइनेटिक एनर्जी जीरो के बराबर। समझ रहे हो क्या। तो देखो, वर्क डन बाई mg, तो mg तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ mg इंटू वाई, क्योंकि जिस डायरेक्शन में mg है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, वर्क डन बाई स्प्रिंग अपने को पता है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो इस बार एक्स वाई से रिप्लेस हो जाएगा और ये जीरो के बराबर। तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ mg y इक्वल्स टू हाफ के वाई स्क्वायर, तो एक वाई से एक वाई कैंसिल एंड y बराबर आ जाएगा 2mg बाई के। तो तुम क्लियरली देख सकते हो कि जो y है वो डबल है किसके, x के। जो अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था x, उसका डबल है क्या, y।
इसका मतलब सिंपल है कि जब कभी भी क्वेश्चन में तुमसे पूछा जाए कि फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, तो मैक्सिमम वर्ड जैसी हो ना तो समझ जाना कि अपने को इस वाले मतलब सडन लोडिंग की बात कर सडन लोडिंग की बात करी जा रही है, मतलब एकदम से अपन हटा देंगे। समझ रहे हो बात को? अब सिंपल यदि अपने को डायग्राम दिया हुआ है, ऐसा बोला जाए कि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, ऐसे एकदम अच्छे से लिखा हो तो अपन समझ जाएंगे कि फिर ग्रेजुअल लोडिंग का केस है, जैसे कि अपन न्यूटन्स लॉ में भी देखा था। तो मैं याद हो न्यूटन्स लॉ में कुछ इस टाइप का भी तुमने क्वेश्चन देखा था, ये स्प्रिंग था, ये ब्लॉक ऐसे और एक इस तरीके से तुमसे पूछ दिया गया था फाइंड इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ लिखा हुआ था फाइंड इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। और इसी क्वेश्चन में मैक्सिमम इलोंगेशन लिख देना तो फिर क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। कुछ आइडिया लग रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? क्या तुम्हें सडन और ग्रेजुअल लोडिंग धीरे धीरे समझ आ रहा है क्या? यस का मैसेज करो। ओके, पहले ये नोट करना, फिर अपन इस पे बेस्ड 5-6 क्वेश्चन करेंगे। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। देखना, एक और अच्छा क्वेश्चन मैं तुम्हें कराता हूँ, बहुत ध्यान से सॉल्व करना। देखो, इस तरीके का एक डायग्राम तुम्हें दिया गया है ऐसा, एंड एक ये ब्लॉक इस तरीके का, ठीक है, और इसे अपन एक ग्राउंड पे रखा हुआ है। इसके मास को मैं मानता हूँ स्मॉल एम और इसके मास को मानता हूँ कैपिटल एम। ध्यान से देख लेना, स्मॉल एम और कैपिटल एम गिवन है। एक है ये स्मॉल एम और ये है अपने पास कैपिटल एम। तुमसे पूछा गया है फाइंड कैपिटल एम बाई एम,
इसका रेशियो क्या होगा, सो दैट कैपिटल M will just break the contact from ground। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? फाइंड M by M, ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल है। M by M का रेशियो क्या होना चाहिए जिससे कि कैपिटल M जो है वो ग्राउंड से कांटेक्ट जस्ट ब्रेक कर दे और इसे अपन रिलीज कर रहे हैं रेस्ट से। तो क्या होगा सोचो, समझ में आता है कि M को जब अपन रिलीज करेंगे तो फिर ये अपने जब मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम एलोंगेशन पे जाएगा तो इसमें एक टेंशन जनरेट करेगा और ये टेंशन इस ब्लॉक को उठाने के काम में आएगा, है ना। तो M by M का क्या रेशियो होना चाहिए, सोचो एक बार। 2-3 मिनट का समय है, आराम से सोचो, फिर मैं सॉल्व करूंगा। क्या होना चाहिए, क्या लगता है? वन बाई 20, बाप रे बहुत ज्यादा है रे ये तो।
2/5। चलो देखते हैं, चलो ट्राई किए तुम सभी ने, अच्छी बात है। देखो सबसे पहले मुझे ये समझना होगा कि इस ब्लॉक के लिए ना मैं एफबीडी ड्रॉ करूं कैपिटल एम के लिए, तो ऊपर क्या लगेगा, कुछ के वाई लगेगा, एंड नीचे क्या लगेगा, एम जी लगेगा, और सरफेस से क्या एक नॉर्मल लगेगा। इक्वेशन में किसी भी टाइम पे लिखता हूं तो नॉर्मल प्लस के वाई किसके बराबर होगा, एम जी के, और मैं कहता हूँ कॉन्टेक्ट अचानक से ब्रेक हो गया तो ये नॉर्मल कितना हो जाएगा, 0। नॉर्मल क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कॉन्टेक्ट ब्रेक होने का मतलब भी है कि नॉर्मल 0 हो जाना। और के वाई किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के। सिंपल समझ में आता है। तो एक तो रिलेशन मुझे यहाँ से समझ में आया कि के वाई जो है वो एम जी के बराबर होना चाहिए, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब मैं इसे यदि सडन लोडिंग का केस देखता हूं तो ये ब्लॉक कुछ यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा, और सपोज करो कि इसमें जो इलोंगेशन है मैक्सिमम वो y के बराबर है, क्योंकि जो भी इलोंगेशन मिलेगा उसे स्प्रिंग से ही मिलेगा। अच्छा, तो यहाँ पे यदि मैं वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करता हूँ तो वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, देखना वर्क डन बाय mg और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू किसके होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। एंड तुम यहाँ क्लियरली देखो, यहाँ स्प्रिंग लिखो, हाँ वर्क डन बाय mg, काइनेटिक एनर्जी तो 0 पता ही है तुम्हें, रीजन mg क्या लिखोगे, mg इंटू वाई बराबर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस होता लेकिन उस तरफ जाके प्लस हो गया, ठीक है, यहाँ y कर लो, इससे कैंसिल। ध्यान से देखना, यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, के वाई बराबर 2mg, दिख रहा है क्या सभी को, एंड यहाँ पे के वाई एम जी के बराबर है। तो इन दोनों इक्वेशन को अपन कंपेयर कर दे तो एम जी बराबर क्या आएगा, 2 स्मॉल एम जी। तो यहाँ से देखो जी से जी कैंसिल हो गया, और m बाई एम का जो रेशियो है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। क्या कुछ आइडिया लगा, देखो अच्छे से। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा था वैसे अपन ने काम किया, कोई भी नया स्टेप नहीं किया। समझ में आया हो, डन का मैसेज करो। आराम से नोट कर लो, ठीक है, फिर आगे देखेंगे। अमित एक बार अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछो, फिर मैं समझाता हूँ। सर आपने बोला कि कैपिटल एम विल जस्ट ब्रेक द कॉन्टैक्ट, तो सर हाँ हाँ, इनका रेशियो तो वो मतलब 1 से कम होना चाहिए तभी तो वो मूव करेगा ना। देखो माइंड में हमें ये बैठा हुआ है ना कि अब ये तभी इसको उठा पाएगा जब ये भारी हो, ऐसे ही माइंड में बैठा हुआ है। एम को तभी ये उठा पाएगा जब स्मॉल एम कैपिटल एम से ज्यादा हो, राइट। यस। बट तुम इसको ऐसे सोचो, सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट को मैं एच हाइट से गिरा दूं, है ना, और हाथ यस। तुम नीचे रखो, उस टाइम पे जो तुम चोट फील करते हो, और मतलब एक हाइट अपन स्मॉल हाइट से गिरा दे, उस टाइम पे जो तुम चोट फील करते हो, तुम्हें क्या लगता है कि जो मैक्सिमम हाइट से गिराया गया है उससे चोट अपने को ज्यादा लगती है ना, ये फील करे हो ना। सेम इफेक्ट यहाँ पे वैसा यस। ही है। समझ में आ रहा है, जैसे अपने पास दो ऑब्जेक्ट है, मान लो एक का मास है 1 किलोग्राम, एक का मास है 2 किलोग्राम। मैंने एक को 1 सेंटीमीटर से ड्रॉप किया और एक को मैंने 100 सेंटीमीटर से ड्रॉप करा, किससे ज्यादा चोट लगेगा, 1 किलोग्राम से। समझ रहे हो, यस। भले इसके पास मास ज्यादा है बट इससे को अपन ने बहुत ऊपर से डिस्प्लेस कराया है, बहुत ऊपर से अपन ने रिलीज करा है, तो इसका इफेक्ट ज्यादा तुम्हें देखने को मिलेगा। सेम यहाँ भी वैसा ही हो रहा है। अब इसके पास इतना ज्यादा झटका है ना कि इस झटके से इसको ऊपर उठा दे रहा है, समझे। यस। यस। और किसी को कोई डाउट है क्या। सर
हाँ सर सर ये कैपिटल एम वाला जो ब्लॉक है, तो सर ये तो एक प्रॉपर एक्सेलरेशन से ऊपर ही जाएगा ना। तो ये जो इक्वेशन बताई नहीं एम नहीं प्लस के वाई। नहीं 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 नहीं। हाँ सर। देखो पहली बात तो तुम इसका मोशन समझो। जैसे अपन इसे रिलीज करेंगे ना तो ये एकदम से ऊपर उठेगा जरूर, लेकिन उसके बाद फिर ये नीचे भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि देखो स्प्रिंग ने इफेक्ट जब ट्रांसफर किया था तो ये अपने उठ गया, लेकिन अब होगा क्या कि अब तुम्हें पता है कि ये ऑब्जेक्ट जो स्मॉल एम ऑब्जेक्ट है वो तो हमेशा नीचे नहीं मूव करेगा ना। क्यों नहीं मूव करेगा? क्योंकि इसके पास मास ही कम है। अब मास कम है तो इसका एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ तो नहीं होगा। बस सिंपल ऐसे समझो कि जैसे होता नहीं कि अपन एक जगह जैसे अपन कूदते हैं कहीं पे तो एकदम से पूरा मतलब पूरा सिस्टम अनस्टेबल सा हो जाता है और फिर धीरे धीरे स्टेबल हो जाता है, कुछ वैसा ही सिचुएशन है। तो जब अपन ने इस ब्लॉक को यहाँ से रिलीज करा तो एकदम से ये तो कांटेक्ट तोड़ तो दिया, कांटेक्ट उठ तो गया, बट ये फिर से नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इतना कैपेबिलिटी ही नहीं है कि इसको ये कंटिन्यूअसली ऊपर उठा के रख सके। क्योंकि जब स्प्रिंग अपने मैक्सिमम इलोंगेशन पे जाएगा तो उसके बाद ये ब्लॉक तो ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएगा ना। सोचो, तो जब ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करने लग गया मतलब स्प्रिंग में इलोंगेशन लगातार घटने लग गया। और स्प्रिंग में इलोंगेशन लगातार घटने का मतलब है ये वाला फोर्स लगातार कम होना, और ये वाला फोर्स लगातार कम होने का मतलब है कि ये वाला फोर्स बढ़ेगा तो फिर नॉर्मल फिर एग्जिस्ट करने लग जाएगा। कुछ यस सर। कनेक्ट कर पा रहे हो क्या? हाँ सर। सभी को समझ में आ रहा है क्या मैं जो क्या कहना चाह रहा हूँ? डाउट्स पूछो, Yes. डाउट्स पूछो, डाउट्स। देखो ऐसा इसका कभी नहीं होगा कि ये ब्लॉक हमेशा नीचे की तरफ मूव करेगा। ये नीचे की तरफ इसलिए भी नहीं मूव कर सकता क्योंकि मुझे पता है कि अभी सिस्टम अनस्टेबल है, बट धीरे धीरे जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा तो फिर बात उसके बाद तो ये देखी जाएगी ना कि किसके पास मास ज्यादा है। जिसके पास मास ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग फिर एक्सेलरेशन होगा, बट इसके पास तो मास है ही नहीं तो फिर एक्सेलरेशन होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर ये एकदम से कांटेक्ट तो ब्रेक हुआ था बट ये फिर आके ग्राउंड पे रेस्ट पे रह जाएगा। डाउट्स है क्या किसी को? सबको समझ में आ गया हो तो इसका मैसेज करो, मैं आगे बढ़ूंगा। यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान से देखना, ये एक लेवल और ऊपर बढ़ा रहा हूं। बहुत ध्यान से सॉल्व करना, जल्दबाजी मत करना, बस कोशिश करना सही आंसर तक पहुंचे। स्मॉल एम कैपिटल एम सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन सब कुछ वही है कि कैपिटल एम बाय स्मॉल एम का मुझे रेशियो चाहिए जिससे कि कैपिटल एम ग्राउंड से कांटेक्ट ब्रेक कर ले। करो ट्राई। स्प्रिंग कांस्टेंट के है। आराम से 5 मिनट का टाइम लो, सोचो, दिमाग लगाओ, जितना लगा सकते हो, फिर अपन डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रिंग ग्राउंड से अटैच है ना?
ये जो रेड स्ट्रिंग है ये ब्लू ब्लॉक से कांटेक्ट में नहीं है, अलग अलग है दोनों, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। कुणाल का आंसर है 1:1, सौम्या का है 4। बहुत बढ़िया, एक आंसर तो इसमें से सही है।
1:4 4, ठीक है, चलो बढ़िया। चलो देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं। है तो बहुत आसान क्वेश्चन। देखो कैसे करते हैं सॉल्व, देखना। सपोज करो मैं कहता हूं कि इस ब्लॉक में मैक्सिमम इलोंगेशन है y के बराबर। कितना मैक्सिमम? y के बराबर। तो जब इसमें इलोंगेशन y है तो इस स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन होगा, ये बता सकते हो क्या? इसमें इलोंगेशन यदि y है तो स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन ट्रांसफर होगा? y/2। y/2। बिल्कुल सही है। कैसे? देखो, ये y नीचे आया है तो पुली को कितना नीचे आना होगा? पुली को सिर्फ y/2 नीचे आना होगा। क्यों? क्योंकि इसे y लेंथ चाहिए, तो y/2 इधर से मिल जाएगा, y/2 इधर से मिल जाएगा, तो नेट y तो मिल गया, बट पुली को नीचे कितना आना हुआ? पुली नीचे कितना आया? y/2। इसका मतलब कि इस स्प्रिंग में डायरेक्ट इलोंगेशन कितना देखने को मिलेगा? y/2। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहीं पे है। बस उसके बाद खत्म है क्वेश्चन। इस कैपिटल एम के लिए एफबी ड्रॉ करो तो ऊपर नॉर्मल लगेगा, नीचे mg, और एक केक्स का फोर्स लगेगा जिसे मैं ky/2 लिखूंगा, सिंपल। अच्छा, क्या लिखेंगे? तो ky/2 प्लस नॉर्मल इक्वल्स टू mg के बराबर। सही है ना? अच्छा, जस्ट कांटेक्ट ब्रेक कराना है, नॉर्मल जीरो करेंगे, एंड ky/2 बराबर किसके बराबर होगा? mg के। अच्छा, अब इस वाले ब्लॉक के लिए यदि मैं मैक्सिमम इलोंगेशन देखूं तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ हाफ ky² इक्वल्स टू mgy? डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना? तो यहाँ से y किसके बराबर आएगा? 2mg/k के। स्मॉल कर देना चाहिए मुझे m यहाँ पे, mgy, और यहाँ पे आ जाएगा 2mg/k। तो ये y की वैल्यू है, देखो ध्यान से, है ना? या फिर इस k को भी इधर ही रहने दो, इसको हटा दो, ठीक है। अब बस रिप्लेस करते हैं, तो देखो 2mg, कहाँ पे कोई मिस्टेक हो गया क्या? नहीं हुआ है ना? ओह, मिस्टेक हो गया। स्प्रिंग में इलोंगेशन y/2 है ना, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा? हाफ के y/2 का होल स्क्वायर। इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना है? y/2, और ये बराबर होगा mg इंटू वाई के। तो हाफ के इधर से आएगा y²/4 इक्वल्स टू mg इंटू वाई, तो y से y कैंसिल होगा, और देखो ky/2 यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख दूं 4mg। सही है ना? अब बस तुम्हें डायरेक्ट आंसर दिखने लग गया होगा। यहाँ से तुम साइड में मैं लिखता हूँ mg इक्वल्स टू 4 स्मॉल mg, जी से जी कैंसिल, और m/m का जो रेशियो है वो 4 के बराबर है। ये अपन ने कैसे लिखा समझ रहे हो ना? ये वर्क डन बाय mg इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, डायरेक्ट कर दिया हुआ है। इसके ऊपर एक और लाइन लिखना चाहो तो वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय mg बराबर डेल्टा के, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। बताओ ये तुम्हें समझ में आया क्या? सर वो स्मॉल एम पे स्प्रिंग का फोर्स नहीं समझ में आया। स्प्रिंग का फोर्स समझ नहीं आया? ठीक है, मैं समझाता हूँ। ठीक है, पहले ये नोट कर लो, समझाता हूँ कि एक स्टेप करके। पहले नोट कर लो, फिर एक बार समझाता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, तुम यदि स्प्रिंग में y इलोंगेशन मानोगे तो उस ब्लॉक को 2y डिस्प्लेस करना होगा, फिर भी आंसर सेम ही आएगा। अपने को रेशियो से मतलब है। हम्म
नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। नोट कर लिए क्या? नोट कर लिए हो तो डन का मैसेज करो, फिर मैं रिपीट करूंगा। देखना, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखना, स्टार्टिंग से सॉल्व कर देता हूँ। देखो ध्यान से, देखो सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि इधर डिस्प्लेसमेंट y है तो इधर y/2 है, इसमें किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। यदि मैं तुमसे कहूं कि मुझे ना वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना है तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है ये आइडेंटिफाई करो। तो एक mg लग रहा है, टेंशन भी लग रहा है सिंपल, एंड इसी टेंशन से एसोसिएटेड है स्प्रिंग फोर्स, और ये तुम लिखोगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। लेकिन तुम्हें पता है कि वर्क डन बाय टेंशन 0 होता है, पता है कि ये बात तुम्हें बताया गया है। तो इस सिस्टम में जितने भी फोर्सेज हैं उसमें सिर्फ mg और स्प्रिंग फोर्स की काउंट तुम्हें करना है, क्योंकि वर्क डन बाय टेंशन तो 0 ही होता है, तो इसमें तो अपने को कुछ करना ही नहीं है, कहने का सिंपल सा मतलब है। तो तुम यहाँ पे क्लियरली देखो तो वर्क डन बाय mg, तो वर्क डन बाय mg क्या लिखोगे, प्लस mg इंटू वाई, नीचे की तरफ गया है इसलिए। स्प्रिंग की वजह से फोर्स तुम्हें याद होगा हाफ के वाई स्क्वायर, लेकिन इसमें इलोंगेशन है y/2, इसलिए अपन y/2 यहाँ रखेंगे, और ये होगा 0 के बराबर। तो सिंपल समझो mg y बराबर क्या होगा, हाफ के वाई स्क्वायर बाई 4, है ना। तो यहाँ पे एक y से एक y कैंसिल होगा, और mg बराबर सिंपल ky/8। इसे इक्वेशन तुम फर्स्ट कह सकते हो। और कैपिटल M पे यदि एफबीडी ड्रॉ करो तो उस पे टेंशन T लगेगा, नीचे कैपिटल mg और ऊपर एक नॉर्मल, सही है ना। और ये जो टेंशन है बेसिकली ky/2 यानी कि स्प्रिंग फोर्स की वजह से आया है। तो क्या करोगे, ky/2 प्लस नॉर्मल इक्वल्स टू mg, सही है। अब अपने को पता है कि जस्ट कांटेक्ट ब्रेक कराना है, मतलब नॉर्मल कितना होगा, 0 के बराबर, सही है ना।
तो यहाँ से देखो KY/2 किसके बराबर होगा, कैपिटल MG के। बस यहाँ से अपन इक्वेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। डाउट्स पूछो, 2 मिनट तक मैं टाइम दे रहा हूँ, डाउट्स पूछो। यदि सभी कोई क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो यस का मैसेज कर दो। नो डाउट, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ेंगे। तो अपना पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट तो यहीं पे एंड हो जाता है। अब मैं जो नेक्स्ट क्लास में अभी पहले होमवर्क में दूंगा, उससे पहले मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूं क्या पढ़ाऊंगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में अपन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उसके बाद अपन रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, और एक स्टेबिलिटी का एक पॉइंट आएगा। उसके बाद ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा, मतलब वर्क एनर्जी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। बस एक सिर्फ पावर बचेगा। तो पावर भी 1 से 1.5 लेक्चर में वो भी खत्म हो जाता है। तो मैक्स टू मैक्स 2 से 3 लेक्चर में अपना टॉपिक फिनिश होने वाला है। अब मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, आज का होमवर्क थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। देखो क्या क्या होमवर्क में है। तो सबसे पहले बिगनर बॉक्स 2 सभी कंप्लीट तो कर लिए थे ना, बिगनर बॉक्स 2 तक? यस सर। तो बिगनर बॉक्स 2 तो कंप्लीट कर लियो तो अच्छी बात है। बिगनर बॉक्स 3 होमवर्क है, कंप्लीट बिगनर बॉक्स 3। बिगनर बॉक्स 3 कंप्लीट होमवर्क है, ठीक है। कंप्लीट बिगनर बॉक्स 3। वैसे बिगनर बॉक्स 4 में भी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो, बट ठीक है, पहले बिगनर बॉक्स 3 करो। कल पढ़ा के फिर मैं बिगनर बॉक्स 4 होमवर्क दूंगा। बस 1-2 लेक्चर, 2 से 2.5 लेक्चर में टॉपिक कंप्लीट है। उसके बाद अपन सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक बार ये टॉपिक एक बार फिनिश हो जाने दो, तो फिर मैं मॉड्यूल से भी क्वेश्चन सिलेक्ट करके दे दूंगा। एक्चुअली इसमें जो अपन पढ़ाते हैं ना, वो एक ही जगह पे और ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं, तो इसलिए मैं मॉड्यूल रेफर कर रहा हूँ। जैसे ही मॉड्यूल कंप्लीट होगा, तो जैसे अपन ने फ्रिक्शन में एक्सरसाइज 1 2 3 कंप्लीट किया था ना, वैसे अपन WP में भी कर लेंगे, है ना। तो जैसे ही, क्योंकि मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं ना, तो इस थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो एक बार जैसे ही टॉपिक फिनिश होगा, तो मैं उसके भी होमवर्क मैं करा दूंगा। ठीक है, फिर आज अपन यहीं पे